नवम के भैया ध्यान दें, आपको हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति लगभग पूरी हो गई है, ठीक है। हमने एक सवाल शायद छुड़वा दिया था, उसको बता देंगे फिर, ठीक है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब आप अगला पाठ पढ़ेंगे, अध्याय आपका 4 है। अध्याय 4 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या पढ़ना है आपको? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये पाठ का नाम, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपको अब पढ़ना है, ठीक है। अब रही बात इसमें समीकरण क्या है, रैखिक क्या है ना, ये 2 चर क्या है, ये समझिए आप पहले, ठीक। अब आपसे कोई अगर पूछे बताओ अच्छा समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, तो इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे या कैसे बताएंगे किसी दूसरे को, या परीक्षा में ही आ जाए समीकरण किसे कहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? आप तो हम बता रहे हैं, आप लिख दें दो बीजीय व्यंजकों का ऐसा कथन। क्या बताया हमने? 2 बीजीय व्यंजकों का, लिख दें क्या? 2 बीजीय व्यंजकों का ऐसा कथन जो एक चर या एक से अधिक चर, है ना, राशि, क्या बताया हमने? 2 बीजीय व्यंजकों का ऐसा कथन जो एक चर या एक से अधिक चर राशि, ठीक है, बराबर, क्या लिखेंगे? बराबर के चिन्हों द्वारा पृथक हो, है ना, समीकरण कहलाता है, ठीक। फिर समझ लीजिए समीकरण किसे कहते हैं? 2 बीजीय व्यंजकों का ऐसा कथन जो एक चर या एक से अधिक चर राशियां हों और बराबर के चिन्हों द्वारा क्या हों? पृथक हों, उसी को हम समीकरण कहते हैं। जैसे ये 4x प्लस, ठीक, 3 बराबर 0, ठीक है। अब आप देख लीजिए इस समीकरण में, यह समीकरण हो गया आपका। क्यों? क्योंकि देखिए बराबर के चिन्ह द्वारा यह पृथक है, अर्थात बराबर के बाईं ओर भी देखो हमने लिखा है, बराबर के दाईं ओर भी लिखा है। अब बराबर के बाईं ओर क्या लिखा है? एक चर राशि वाला व्यंजक है, वो भी है क्या? 4x। चरासी x है तो है भाई, चरासी x y z सब चरासी होती हैं, और ये क्या है? अचर राशि, ठीक है। तो कुल मिला करके 2 बीजीय व्यंजक है कि नहीं? देखिए 2 बीजीय व्यंजक हैं, 2 बीजीय व्यंजक हैं, ठीक है। 2 बीजीय हमने प्रयोग किया है, अर्थात 2 पद हैं, ठीक। दोनों पदों को या 2 व्यंजकों क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया है। अब एक चर राशि, एक चर राशि है इसमें, एक चर हो या एक से अधिक चर राशि, और बराबर के चिन्ह से क्या है? देखो अलग है, पृथक है, इसीलिए ये समीकरण है। जैसे ये भी है आपका 4x प्लस 3y बराबर 3, ये भी आपका समीकरण है, ठीक। अब आप देखिए इसमें चर राशियाँ कितनी प्रयोग कर दी हमने? 2 चर राशियाँ प्रयोग कर दिया, x और y, बराबर के चिन्ह से ये पृथक भी है, ठीक है। अब आपसे अगर कहा जाए, है ना, जैसे हम कह रहे हैं कि ये बीजीय व्यंजक है ना, ये व्यंजक बार बार कह रहे हैं, आप पढ़े होंगे कि चर अचर पढ़े कि नहीं पढ़े हो? जैसे आपका चर है आपका x, अचर क्या है आपका? 3। अब आप खुद देख रहे हो कि हमने चर में अचर जोड़ दिया, है ना। अब आप चर में अचर जोड़ दें, चाहे घटा दें, चाहे भाग दे दें, चाहे गुणा कर दें, है ना, ये आपकी मर्जी पर है, ठीक है।
अब जो प्राप्त होगा भाई, जोड़ने से प्राप्त होगा दो चरों को, है ना, वो चर हों चाहे अचर हों, एक चर एक अचर या दोनों चर, ठीक है, मतलब एक चर एक अचर, ये अनिवार्य है। ठीक, तो आप देख रहे हो तो ये व्यंजक बना कि नहीं बना, ये तो आप जोड़िए चाहे घटाइए चाहे गुणा करिए चाहे भाग लीजिए, कुल मिला करके ये बीजी व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आप एक ये शब्द यहाँ पर है रैखिक, क्या है रैखिक। अब रैखिक क्या होता है, आपको हमने बताया भी था कि रैख जैसे बहुपद है कि नहीं, आपको बहुपद है। अब क्यों बहुपद है, क्योंकि इसमें पद तो दो हैं, लेकिन कोई भी पद ऐसा नहीं है जिसकी घात धन पूर्णांक ना हो, है ना। आप देख रहे हो कि इसकी भी घात धन एक पूर्णांक है, इसकी भी घात धन नहीं, मतलब शून्य पूर्णांक, मतलब ऋण पूर्णांक तो नहीं है भैया, ऋण पूर्णांक नहीं होना चाहिए, किसी भी पद की घात ऋण पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। अगर ऋण पूर्णांक है तो फिर वह बहुपद नहीं माना जाएगा, या पढ़े हो आप, ठीक है। तो कुल मिला ये बहुपद है। अब ये क्या समीकरण नहीं, समीकरण नहीं है, क्योंकि ये बराबर के चिन्ह से पृथक नहीं है। अगर बराबर के चिन्ह लगा करके शून्य लिख दें तब ये समीकरण बन गए। अब बताओ अच्छा ये रैखिक है कि नहीं, हाँ रैखिक है। क्यों रैखिक है, क्योंकि जब समीकरण लिखा गया है, ठीक है, या बहुपद लिखा गया है, अगर उसकी अधिकतम घात एक है तो वो रैखिक समीकरण माना जाएगा या रैखिक बहुपद माना जाएगा। तो रैखिक के लिए अनिवार्य क्या है, घात एक होनी चाहिए, एक से अधिक घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रैखिक समीकरण ये है। तो रैखिक समझ गए आप, बहुपद आप पहले से जानते हो, है ना, समीकरण भी जान रहे हो आप, व्यंजक की बात भी हमने कर दिया। ठीक है, अब दो चरों वाला रैखिक समीकरण, क्या लिखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये आपका देखो हमने लिखा, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये क्यों है, क्योंकि आप देख लीजिए इसमें दो चर प्रयोग किए गए हैं, एक्स और वाई। अब रैखिक क्यों है, क्योंकि अधिकतम घात एक ही है, इस पद की घात भी एक है और इस पद की घात भी एक है और इस पद की घात क्या है, शून्य है। मतलब मिला करके मैक्सिमम पावर या घात अधिकतम एक है, इसीलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो पाठ का जो नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अब समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं, पूरी बात मैंने बता दिया पाठ के विषय में। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1, किताब के माध्यम से देखिए आप, प्रश्नावली आपकी 4.1 है। कौन सी प्रश्नावली, 4.1। क्या लिखा गया, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, है ना। ये पूरा कथन है, इस कथन को पढ़ करके रैखिक समीकरण बनाना है। तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। भैया नोटबुक है, कहाँ पे समझ लीजिए, और एक कलम है। ठीक, तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई कलम की कीमत क्या है या नोटबुक की कीमत क्या है। ठीक है, ये आपको स्वयं मानना पड़ेगा, तभी रैखिक समीकरण बन पाएगा। तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, तो हम लिख देते हैं माना, है ना, हल करने जा रहे हैं। माना एक कलम की कीमत, ठीक, एक कलम की कीमत क्या मान लें, 100 रुपये मान लें। चलिए 100 रुपये, एक कलम कीमत क्या मान लिया हमने, 100 रुपये या रुपये x। ठीक है, अब नोटबुक की कीमत क्या होगी भाई, फिर नोटबुक की कीमत क्या होगी, क्योंकि कलम की कीमत से क्या दुगनी है, तो ये 2x हो जाएगी, क्यों। तो फिर ये चर्राश क्या हो गई आपकी, एक ही चर्राश का हमने प्रयोग करके बनाने का प्रयास किया समीकरण। लेकिन क्या करना है, दो चर राशि वाला
अर्थात समीकरण बनाना, दो चर राशि माना है, ठीक है। तो यहाँ पर माना एक कलम की कीमत x रुपये है, तो और एक नोटबुक की कीमत क्या माने, y रुपये माने, ठीक है। क्योंकि दो चर राशि को मान करके ही हमें समीकरण बनाना है, ठीक। अब प्रश्नानुसार भैया एक कलम की कीमत x माना, अपनी नोटबुक की कीमत क्या माना, y। तो अब चूंकि समीकरण बनाना है, ठीक है, तो x और y दो चर राशियाँ। अब आप जानते हो समीकरण ये तभी बनेगा जब बराबर का चिन्ह लगा हो, तो बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम लिखा ना एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, तो कलम की कीमत कितनी है, x। तो नोटबुक की कीमत क्या है, y। अब चूंकि ये जो कलम है, ठीक है, नहीं ये क्या है, नोटबुक। नोटबुक क्या है, कलम की कीमत से दुगनी है। अगर ये 1 रुपये की मिल रही है तो ये कै रुपए की मिलेगी, 2 रुपये की। अगर ये 2 रुपये की मिल रही है तो कै रुपये की मिलेगी, 4 रुपये की मिलेगी। क्योंकि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या दुगनी है। तो आप ही बताओ 2 का गुणा कहाँ करें हम। अगर 2 का गुणा इसमें कर दें कलम की कीमत में, तो अब बताओ कलम की कीमत और नोटबुक की कीमत बराबर हो गई कि नहीं, बराबर हो गई ना। तो बराबर चिन्ह लगा दे, ठीक है, बराबर चिन्ह आ गया कि नहीं आ गया। तो आप देख लीजिए कलम की कीमत में ही हमने 2 का गुणा किया है, ठीक। तो ये नोटबुक की कीमत क्या हो गई, बराबर हो गई। कलम की कीमत और नोटबुक की कीमत दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। बराबर चिन्ह आ गया, अर्थात ये समीकरण बन गया, ठीक है। चूँकि बराबर चिन्ह आ जाने से ही समीकरण बन जाता है। तो कुल मिलाकर के आप लिखा नहीं, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो भैया 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हो तो गया, ये बन गया। अब आपने कभी पढ़ा होगा सर्वसमीका, सर्वसमीका और समीकरण, ये पढ़ा ही रहे हैं। तो सर्वसमीका में भी बराबर का निशान होता है, अच्छा, और समीकरण में बराबर का निशान होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, समीकरण सदैव कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है, ठीक है। मतलब प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं होता समीकरण, अच्छा। और सर्वसमीका क्या है, हर एक मान के लिए अर्थात प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। यही सर्वसमीका और समीकरण में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वसमीका की बात अभी नहीं है, तो सर्वसमीका आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। समीकरण भी आप पढ़ रहे हैं इस समय, तो फिर फाइनली जब कभी बताया जाएगा आपको तो इसके विषय में भी चर्चा कर ली जाएगी। तो कुल मिलाकर के प्रश्न नंबर 1 आपका मैंने पूरा कर दिया। प्रश्नावली आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। शेष फिर